राधे राधे दोस्तों, आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में शिक्षण अभिरुचि की चमत्कारी सीरीज प्रथम में आपका स्वागत है। काना एजुकेशन चैनल आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न लेकर आ रहा है। प्रतिदिन के प्रश्न 10 से 12 प्रश्न होंगे और आपको ये प्रश्न एग्जाम के अंदर एग्जाम देते वक्त आपको शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न सोल्व करते समय बहुत काम आएंगे दोस्तों। तो आप इस क्लास से जुड़े रहे और प्रत्येक प्रश्न को देखते रहे। हम प्रश्न को देखेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं कि आपके कुछ विद्यार्थी लगातार कक्षा में नहीं आ रहे हैं, ऐसे में आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि आपकी क्लास के अंदर कुछ विद्यार्थी है जो लगातार नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोई ध्यान नहीं देंगे, कोई ध्यान नहीं दूंगा, यह तो अपना गलत है, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो स्कूल के अंदर अपनी क्लास के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उन विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, दंडित नहीं करना है, क्योंकि आरटी 2009 के अनुसार दंड बालक को नहीं देना चाहिए। उसके अंदर दंड का प्रावधान नहीं है। उसके अंदर उल्लेखित है कि यदि आप दंड देते हो बालक को, तो बालक को दंड देने के कारण आपको सजा हो सकती है, इसलिए उन विद्यार्थियों को दंडित नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। शिक्षण को ज्यादा प्रभावी बनाऊंगा, ये ठीक ही लग रहा है मुझे। यदि आप शिक्षण को प्रभावी बनाते हो क्लास के अंदर, तो जो बच्चे नहीं आ रहे, हो सकते हो उसमें से 50% बच्चे क्लास के अंदर आ जाए, लेकिन सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका कुछ अलग कारण होगा नहीं आने का। तो उस कारण को हमें जानना है कि वो किस कारण बालक विद्यालय के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, अपनी क्लास के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो कारणों को जानूंगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। यह 100% सही उत्तर है इसका। इसके बाद इसका यह सही उत्तर है, फिर यह सही, यानी कि यदि हम देखें तो यह आंसर 3 नंबर मिलेंगे, यह करने पर आपको 2 नंबर और यह करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि यह करते हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। आप ऐसे ही इस प्रकार के प्रश्न चाहते हो, और इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको मानसिक रूप से शिक्षक बनाना होगा। जब आप मानसिक रूप से शिक्षक बनकर ऐसे प्रश्न को सोल्व करोगे तो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। यदि आप 3 में से 3 नंबर नहीं ला पाते हो, तो भी कम से कम 2 नंबर तो लेके आओगे ऐसे प्रश्न में। मैं हूं आपके लिए तैयार, तो आपको 3 में से 3 नंबर लाने के लिए तैयारी कराऊंगा दोस्तों। तो आप तैयारी करते रहे, काना एजुकेशन चैनल से जुड़े रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है और क्या पूछ रहा है दोस्तों अगले प्रश्न के अंदर। हाँ, तो दोस्तों हमने दूसरा प्रश्न देखा है कि दूसरा प्रश्न, एक छोटा बच्चा किसकी आदतें ग्रहण करता है। एक छोटा बच्चा किसकी आदतें ग्रहण करता है, तो हम देखते हैं कि उसके मित्रों की, सहपाठी तथा विद्यालय के मित्र की, परिवार के सदस्यों की, या उसके अध्यापकों की। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक जो छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा अपना अधिकांश समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करता है। जो अपना समय है वो अधिकांश अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करता है। इसलिए एक छोटा सा बच्चा, बालक, जो आदतें ग्रहण करता है वो अपने परिवार के सदस्यों की करता है, उसके बाद उसके मित्रों की करता है, फिर हम जाते हैं तो उसके सहपाठी तथा विद्यालय मित्र की करता है, उसके अध्यापकों की अंतिम समय आता है तब करता है। यानी कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसके अध्यापकों की आदतें ग्रहण करता है। इससे पहले परिवार के सदस्यों की आदतें ग्रहण करता है। परिवार की सदस्यों की आदतें इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि बालक छोटा होता है, अपने परिवार के लोगों के पास अधिक रहता है, उनके पास समय अधिक व्यतीत करता है, तो उनकी आदतें ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न है अपना कि किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा। यदि कोई संगठन है और उसका नेतृत्व कमजोर है, जो नेतृत्व करता है उसके द्वारा उस संगठन का नेतृत्व किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, वो कमजोर है, तो उस
का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों उसका परिणाम एक ही है कि उसका संगठन है जो वो संगठन क्या होगा? टूट जाएगा, संगठन टूट जाएगा, संगठन में विद्रोह हो जाएगा। संगठन में दोस्तों विद्रोह नहीं होता है, संगठन में विद्रोह की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक संगठन को संचालन करने के लिए यानी कि नेतृत्वकर्ता दो हो और दोनों ही नेतृत्वकर्ता अपने अपने स्तर पर उस संगठन का अच्छे तरीके से नेतृत्व कर लेते हैं, तब उस संगठन के अंदर दो पक्ष बन जाते हैं और दोनों ही पक्ष आपस में विद्रोह करने लग जाते हैं। तो इसका उत्तर संगठन में विद्रोह हो जाएगा, यह नहीं है। एक अगला देखते हैं, संगठन में नई शक्ति का उदय होना। संगठन में दोस्तों नई शक्ति का उदय तब होता है जब संगठन को संचालन करने वाला नेतृत्वकर्ता अपने अनुभव से उस संगठन को बनाए रखता है, उस संगठन के अंदर अच्छा नेतृत्व करता है और उसको आगे बढ़ाता है, तब जाके संगठन में कहीं ना कहीं नई उदय होता है शक्ति का। संगठन का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र हो जाएगा। संगठन का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र तब होता है जब संगठन पूरा टूट जाता है, इसलिए इसका उत्तर यह भी नहीं होगा। इसका वास्तविक उत्तर और सही सटीक उत्तर है संगठन टूट जाएगा दोस्तों, और ये 0 नंबर पर मिलेगा आपको। संगठन में विद्रोह 2 नंबर 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमने प्रश्न संख्या 2, 3 देख ली है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 में क्या है और क्या पूछा गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगले प्रश्न के अंदर हमें क्या पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 4, इस प्रश्न संख्या 4 के अंदर लिखा हुआ है कि शिक्षा ने केवल संस्कृति को संरक्षित करती है, शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है अपितु यह बाद में उससे जो आगे जो भी ऑप्शन है वो आगे क्या है वो लिखना है हमें। तो हमारा जो उत्तर वही होगा। तो जो हम किसी वस्तु को संरक्षित करते हैं यानी कि उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, रक्षा करने के बाद सुरक्षित करने के बाद उससे हम क्या करते हैं, उससे हम सशक्त करते हैं, उससे हम संपन्न बनाते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। तो शिक्षा भी केवल एक संस्कृति को संरक्षित कर न केवल संरक्षित करती है, यानी कि जो शिक्षा है वो वस्तु को यानी अपनी बात कर रहे थे हम संस्कृति को, तो संस्कृति को तो संरक्षित करती ही है। जब संरक्षित करती है तो उसके बाद संस्कृति को भी शिक्षा सशक्त बनाती है, संपन्न बनाती है। सशक्त बनाना और संपन्न बनाना यही हमारा उत्तर है और यह उत्तर समृद्ध बनाती है। समृद्ध का अर्थ होता है सशक्त और सशक्त बनाना या संपन्न बनाना। समृद्ध का अर्थ यह होता है, समृद्ध का अर्थ सशक्त बनाना या संपन्न बनाना होता है। और यह संस्कृति शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है अपितु यह बाद में उसे समृद्ध बनाती है। यह अपना राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद परिभाषित करती, परिभाषित तो पहले से है संस्कृति आध्यात्मिक बनाती। अरे आध्यात्मिक का अर्थ होता है परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला। तो संस्कृति कहाँ होगी, परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाली हो सकती है संस्कृति। अरे है तभी तो उसे हम संरक्षित किया है। आत्मा आध्यात्मिक यानी आत्मा और परमात्मा से संबंध रखने वाली संस्कृति है, तभी तो उसे शिक्षा ने क्या किया, संरक्षित किया है। हाँ, जन समूह के मध्य प्रसिद्धि दिलाती है, जन समूह के मध्य संस्कृति को क्या दिलाती है, प्रसिद्धि दिलाती है शिक्षा। लेकिन उससे पहले सशक्त और संपन्न करेगी तभी प्रसिद्धि दिला पाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है, समृद्ध बनाती है। अगला अपना प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, प्रभावी शिक्षण साधारणतया फलक होता है। प्रश्न कह रहा है कि जो प्रभावी शिक्षण है वो साधारण रूप में किसका फल है, यानी कि जो प्रभावी शिक्षण है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि ये प्रभाव है मेरा आपके ऊपर और आप पढ़ रहे हो मुझसे, तो ये किसका प्रभाव है, तो ये प्रभाव है अध्यापक की विद्वता का। नहीं, अध्यापक विद्वान है, अध्यापक के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसकी विद्वता का फल नहीं है प्रभावी शिक्षण। अध्यापक की ईमानदारी का, अध्यापक ईमानदार है लेकिन प्रभावी शिक्षण के रूप में काम नहीं करेगा। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, हाँ
अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाना व अच्छी तरह समझाने का फल है प्रभावी शिक्षण। सही बात है। अध्यापक द्वारा यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ, मेरे द्वारा सिखाने के बाद आपको समझा रहा हूँ और आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाना व अच्छी तरह समझाने का क्या है, प्रभावी शिक्षण साधारणतः फल है। अध्यापक का शिक्षण व्यवसाय को पसंद करना यह भी नहीं है। अध्यापक का शिक्षण व्यवसाय को पसंद करना यह तो एक रोजगार की बात हो गई कि वो रोजगार चाहता है, और रोजगार किसमें चाहता है, शिक्षा के अंदर चाहता है, इसलिए उसने अध्यापक का व्यवसाय चुना है कि वो अध्यापक बनना चाहता है। तो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलो, अपना छठा प्रश्न है कि कक्षा कक्ष शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक अध्यापक को अपने साथियों से चर्चा करनी चाहिए, विद्यार्थियों के जवाबों का विश्लेषण करना चाहिए, अपने विषय में नए परिवर्तन विकास के बारे में सचेत रहना चाहिए, अपने लेखों को प्रकाशित करने चाहिए। यह नहीं आंसर है, ये तीनों ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो देखते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा सही है तीसरा, अपने विषय में नए परिवर्तन और विकास के बारे में जो भी है उसके बारे में एक अध्यापक को सचेत रहना चाहिए। अपने कक्षा कक्ष के अंदर, जो एक कक्षा कक्ष है उसके अंदर यदि आप प्रभावी शिक्षण करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपके विषय के अंदर कोई परिवर्तन हुआ है या उस विषय के अंदर कोई विकास हुआ है तो उसके बारे में आपको सचेत रहना चाहिए और वो जानकारी अपनी क्लास के अंदर अपने विद्यार्थियों को देनी चाहिए, तभी जाके आपका जो कक्षा कक्ष शिक्षण है वो अधिक प्रभावी बनेगा। बाकी आप अपने साथियों के साथ चर्चा करें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विद्यार्थियों के जवाबों का विश्लेषण करना चाहिए। आपने विद्यार्थियों के जवाब मांगे कि कक्षा कक्ष के प्रभावी बनाने के लिए आपके कोई जवाब हो तो दो। उन्होंने जवाब दिए, विश्लेषण किए। यदि कोई प्रश्न पूछा, उन्होंने जवाब दिए, उनका विश्लेषण किया। तो विश्लेषण करने से कक्षा कक्ष का जो शिक्षण है वो प्रभावी बनना नहीं है। प्रभावी तभी बनेगा जब आप आपके विषय के प्रति सचेत रहेंगे। यदि उनमें कोई परिवर्तन हुआ है या उनमें कोई विकास हुआ है तो उसके बारे में सचेत रहकर विद्यार्थियों को समय समय पर अपडेट करते रहे अपनी विषय से संबंधित जानकारी से, ताकि कक्षा के अंदर जो शिक्षण है वो प्रभावी बना रहे। अपना अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। किस गुण को सर्वाधिक पसंद किया जाता है अध्यापक के। तो प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक पसंद किया जाता है, यानी कि इसके ऑप्शन में जो भी गुण है उनको तो पसंद करते ही है, लेकिन सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला विद्यार्थी द्वारा वह गुण कौन सा है, वह गुण हमें बताना है। समय की पाबंदी, इस गुण को भी विद्यार्थी पसंद करते हैं लेकिन अधिकतर विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं। निष्पक्षता, इसे सर्वाधिक विद्यार्थियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाता है। निष्पक्षता ऐसा गुण है अध्यापक का जिससे विद्यार्थियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं पाया जाता है, और इसी कारण अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि शिक्षक जब निष्पक्ष होकर काम करता है तो वो काम आगे बढ़ता है। शिक्षा के अंदर, कक्षा के अंदर यदि अध्यापक निष्पक्ष होकर पढ़ाने लग जाए, निष्पक्ष होकर विद्यार्थियों से चर्चा करे और उनकी बात सुने, तो जो शिक्षण है वो प्रभावी बनेगा, और जो शिक्षक का जो निष्पक्ष भाव गुण है वो सर्वाधिक पसंद किया जाता है बच्चों द्वारा। अनुशासित प्रियता, अनुशासन प्रिय जो शिक्षक होते हैं, ये गुण केवल उन बच्चों को पसंद होता है जो अनुशासन से रहते हैं और अनुशासन को पसंद करते हैं, सारे बच्चों को नहीं। प्रभुत्व ये भी ठीक है, लेकिन प्रभुत्व केवल कुछ एकाध बच्चों को पसंद रहता है। निष्पक्षता ऐसा गुण है जिसे विद्यार्थियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो शिक्षण अभिरुचि है इसको हल करने के लिए आपको शिक्षक के रूप में मानसिक रूप से तैयार होकर समझना पड़ता है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और सटीक आंसर क्या हो सकता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां है। वे कौन सा प्रश्न है, हम देखते हैं कि वे कौन सा प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है वह।
दोस्तों अपना अगला प्रश्न है आठवां कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी समस्या को बिना किसी सहायता के उसे हल करने का प्रयास कर रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। कोई एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी किसी बिना सहायता के यानी कि किसी की बिना की सहायता लिए उस समस्या को हल कर रहा है तो उस विद्यार्थी को अपने अध्यापक से क्या आशा है कि अध्यापक क्या करे उसके साथ। तो उसे डांटना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी किसी बिना सहायता के किसी समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है तो अध्यापक को उसे डांटना नहीं चाहिए। यदि उसे डांट दिया जाता है तो वह विद्यार्थी कभी भी अकेला प्रयास करने का काम नहीं करेगा, किसी सहायता लिए बिना कार्य करने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए उस बालक को डांटना नहीं चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बालक ऐसा कार्य कर रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह भी पूरा सही नहीं है। सिर्फ ध्यान देने से काम नहीं चलता दोस्तों। कि आप शिक्षक हो और आप क्लास में पढ़ा रहे हो और कोई किसी को समस्या हल करने के लिए दी है, कोई एक ऐसा बालक है जो अकेला उस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है और आप उस पर केवल ध्यान देते हो, तो ध्यान देने से वो बालक आगे नहीं बढ़ेगा। यदि उस बालक की आप प्रशंसा कर लेते हो, उस बालक के व्यक्तिगत निर्णय की प्रशंसा कर लेते हो उस कक्षा के अंदर कि यह विद्यार्थी अकेले ने प्रयास किया है इस समस्या को हल करने का, आपको भी ऐसे कार्य करने चाहिए, तो उस बालक को उस कार्य करने के प्रति एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी और वह बालक उस कार्य को कर पाएगा। तो यानी कि उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए, उसे मित्रों से सहायता लेने की सलाह देनी चाहिए। हाँ, सलाह देनी चाहिए, लेकिन सलाह देने से पहले अपना एक ऑप्शन ये भी कह रहा है कि उसके व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करनी चाहिए। हम भी अपनी कक्षा में पढ़े हैं, हमें भी किसी न किसी अध्यापक ने अपनी समस्या को हल करते वक्त कहा है और अपनी प्रशंसा की है, तभी हम आज यहाँ पर आ पहुँचे हैं। अपना अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को दिया हुआ लिखित कार्य कब जांचना चाहिए। अध्यापक द्वारा दिया गया लिखित कार्य यानी कि जो होमवर्क दिया जाता है स्कूल के अंदर, कक्षा के अंदर, उस कार्य को अध्यापक द्वारा वापस कब जांचना चाहिए। तो इसका सटीक उत्तर मैं बता दूं, जब आपको कार्य दिया गया है और उस कार्य की जो नियत समय है यानी कि आज कार्य दिया गया है और वो कार्य आज पूर्ण हो जाता है तो उसे आज ही चेक कर लेना चाहिए अध्यापक द्वारा। ऑप्शन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और हमारा उत्तर ऑप्शन के अनुसार क्या होगा दोस्तों। तो जब उसे समय मिले यानी कि अध्यापक को समय मिले तब चेक करना चाहिए। नहीं, ये उत्तर गलत है। रविवार को, अरे बच्चों रविवार को तो स्कूल ही नहीं चलती, तो कैसे शिक्षक होमवर्क चेक करेगा। जब बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे तब कैसे होमवर्क चेक होगा। तो यह आंसर भी आपका गलत है। लिखित कार्य या नियत कार्य पूर्ण करने के तुरंत बाद चेक करना चाहिए, यह सटीक उत्तर है आपका। साथ में आ रहे सप्ताह में यदि आप ऐसा करते हो कि शिक्षक को जब समय मिले तब होमवर्क चेक किया या आने वाले सप्ताह में चेक करेंगे, तो इससे बच्चा कभी आपका दिया हुआ कार्य संपूर्ण नहीं कर पाएगा, दिया हुआ कार्य कभी समय पर नहीं कर पाएगा। एक बच्चे में जो समय पर कार्य करने की स्थिति होगी वो नहीं बन पाएगी कि बच्चा समय पर कुछ कर सके। इसलिए आपको यदि बच्चे से समय पर कुछ करवाना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो बच्चे को दिए हुए नियत कार्यों को पूर्ण करने के तुरंत बाद उसे चेक करना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास आज हम यहीं तक लेते हैं। कल हम अगली क्लास में मिलेंगे और हमारी कल जो क्लास होगी सुबह 7 बजे होगी, यानी कि अब जितनी भी क्लास होगी रोजाना सुबह 7 बजे ही क्लास मिलेगी। हमारी प्रत्येक क्लास में 9 से 12 के बीच में प्रश्न होंगे। कितने दोस्तों? 9 से 12 के बीच में हमारे प्रश्न होंगे प्रत्येक क्लास के अंदर।
ऐसे लगभग हमारी क्लास 45 दिन चलेगी और इस 45 दिन के अंदर लगभग 500 प्रश्न हम देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और कौन से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जो हम लेके आएंगे हमारी विशेष जानकारी से, हमारे विशेष अनुभव से हम आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। आज जितने भी 9 प्रश्न हमने लिए हैं, ये सभी 9 के 9 प्रश्न बीएसटीसी 2017 के पेपर के प्रश्न है दोस्तों। बीएसटीसी का 2017 के पेपर के प्रश्न है, तो आप जरूर चेक करें कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं तो इसका उत्तर वास्तव में क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।